हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन टेकी। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन क्या होता है, इनके क्या यूजेस हैं, ये सारी जानकारी आज के इस वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन क्या होता है। सबसे पहले पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को ओपन करने के लिए आप स्टार्ट बटन में चले जाएंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वाला एक फोल्डर होगा, जिसको आप क्लिक करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट 2007 इसको आप ओपन कर लेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो है ओपन हो चुका है। अब आप देख रहे होंगे कि MS वर्ड और MS पावर पॉइंट में काफ़ी सिमिलरिटीज़ हैं, कुछ उनके टैब्स जो हैं सिमिलर हैं, लेकिन दोनों के काम बहुत ही ज़्यादा अलग हैं। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का उपयोग हम इसलिए करते हैं अगर आपको किसी को प्रेजेंटेशन देना है, लाइक अगर आप स्कूल से बिलोंग करते हैं या फिर किसी कॉलेज में अपना प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, या फिर आप किसी ऑफिशियल प्लेस में किसी भी चीज़ों की प्रस्तुतिकरण देना चाहते हैं, तब आप इस सॉफ्टवेयर की मदद से अपना प्रेजेंटेशन तैयार कर आप प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके इंटरफेस की। आप देख सकते हैं कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में 7 प्रकार के मेन्यू हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि अगर हमको प्रेजेंटेशन बनाना है तो हम इस स्लाइड में ही कुछ भी एडिटिंग करेंगे। तो आप देख रहे होंगे सबसे पहले यहाँ पे क्लिप बोर्ड वाला पैराग्राफ दिया हुआ है। क्लिप बोर्ड वाले पैराग्राफ में आप देख रहे होंगे कॉपी, कट, पेस्ट, फॉर्मेट, पेंटर दिया हुआ है। तो ये 3 चीज़ें मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। सपोज़ कि मैं कुछ चीज़ें लिखती हूँ लाइक इंफॉर्मेशन टेकिंग। अगर मैं इसे कॉपी करना चाहती हूँ तो मैं क्या करूँगी, इसको पहले सेलेक्ट, राइट क्लिक करूँगी, कॉपी कर सकती हूँ। इसके अलावा आप Ctrl+C भी दबा सकते हैं अपने कीबोर्ड से। मैं नीचे आऊँगी, उसके बाद Ctrl+V करती हूँ, तो मैंने जो भी लिखा वो हुआ कॉपी, और उसके बाद जैसे ही मैंने पेस्ट किया, जो मैंने कॉपी की थी वो यहाँ पे पेस्ट हो गई। ये हुआ कॉपी और पेस्ट का यूज़। अब अगर कट की बात करें तो कट में ऐसा होता है कि मैं जो भी चीज़ सेलेक्ट करूँगी और उसे Ctrl+X या फिर कट करूँगी तो वो वहाँ से चीज़ें हट जाएंगी। और सपोज़ कि आपका कर्सर यहाँ पे है और अब अगर आप यहाँ पे पेस्ट करते हैं तो आपने जो भी चीज़ कट की वो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगी जहाँ आपका कर्सर रखा हुआ है। उसके बाद आप देख रहे होंगे यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर दिया हुआ है। फॉर्मेट पेंटर का मतलब ये होता है कि जो भी आपने लिखा है और उसमें सपोज कि कुछ भी आपने एडिटिंग करी है, तो फॉर्मेट पेंटर की मदद से क्या होगा, जो भी आपने एडिट करा था वो सारी चीज़ें हट जाएंगी और वो एज इट इज़ जैसे था पहले वो वैसे ही हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पे पैराग्राफ वाला ग्रुप दिया हुआ है। पैराग्राफ वाले ग्रुप में न्यू स्लाइड, लेआउट, रीसेट और डिलीट ऑप्शन दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि न्यू स्लाइड कैसे ली जाती है। न्यू स्लाइड के लिए आपको क्या करना है कि यहाँ से डायरेक्टली आप क्लिक भी कर सकते हैं। अगर आप स्लाइड के लेआउट को अगर चेंज करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे एक छोटा सा एरो दिया रहेगा, वहाँ से आप अपने हिसाब से लेआउट चूज़ कर सकते हैं। अगर नहीं और चाहते हैं कि आपका ये जो प्रीवियस वाला जो लेआउट था वो चेंज हो जाए, तो आप यहाँ से डायरेक्टली लेआउट को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से लेआउट जो है चेंज हो गया, मीन्स लेआउट जो है टाइटल एंड कंटेंट वाला हो गया और लेआउट में चेंजेस आ गए। अब इसके अलावा आप देख रहे होंगे यहाँ पे डिलीट ऑप्शन दी हुई है। तो डिलीट में आप क्या कर सकते हैं कि सपोज़ इस स्लाइड को मैं डिलीट करना चाहती हूँ, तो यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हैं अपनी स्लाइड को। इसके बाद आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे फॉन्ट, इसके बाद आप देख रहे होंगे यहाँ पे फॉन्ट वाला ग्रुप दिया हुआ है, जहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें दी हुई हैं। सपोज़ कि मैंने जो लिखा है उसका फ़ॉन्ट अगर मैं चेंज करना चाहती हूँ, तो आप यहाँ से फॉन्ट वाले ऑप्शन में जाके अपने किसी भी मन पसंदीदा
फ़ॉन्ट को चूज़ करके आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसके आगे अगर मैं जाती हूँ तो आप यहाँ देख रहे होंगे फ़ॉन्ट का साइज़ दिया हुआ है, जहाँ से मैं फ़ॉन्ट के साइज़ को चेंज कर सकती हूँ। अगर आपको यहाँ से चूज़ नहीं करना है तो डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं कि ग्रो फ़ॉन्ट और इंक्रीज़ और डिक्रीज़ भी कर सकते हैं आप यहाँ से फ़ॉन्ट को इस प्रकार से। अब मैं नीचे आती हूँ तो नीचे में यहाँ पे आप देख रहे होगे बोल्ड दिया हुआ है, क्योंकि ऑलरेडी सेलेक्टेड है। बोल्ड से ऐसा होता है कि जो भी आपका फ़ॉन्ट है वो थोड़ा उभर के दिखता है, बोल्ड हो जाता है, चीज़ें बोल्ड हो जाता है जैसे ही आप देख रहे हो। इसके बाद हम देखते हैं इटैलिक। इटैलिक में ऐसा होता है कि थोड़ा सा स्लैंट हो जाता है आपने जो भी चीज़ लिखी है। अब अगर सपोज़ कि आप चाहते हैं कि आपने जो चीज़ लिखी है उसके नीचे अंडरलाइन आए, तो आप उन चीज़ों को सेलेक्ट करके अंडरलाइन पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अंडरलाइन आ गई है। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख रहे होगे ABC में क्रॉस दिया हुआ है, इसको बोला जाता है स्ट्राइक थ्रू। हमने जो भी लिखा है उसके ऊपर में एक लाइन आ गई। दैट मीन्स सपोज़ कि आप चाहते हैं कि आपका जो डॉक्यूमेंट है उसमें कुछ चीज़ें कट करना चाहते हैं, तो आप ऐसे टाइम पे स्ट्राइक थ्रू का यूज़ कर सकते हैं। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक S दिया हुआ है जिसे बोला जाता है टेक्स्ट शेडो। यहाँ पे मैं MRP में शेडो जो है देना चाहती हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें शेडो आ गई जो भी फॉन्ट लिखा है, ठीक है। इसके बाद आप आगे जाएंगे तो आगे में देख रहे होंगे, उसके बाद आप देख रहे होंगे आगे चेंज केस दिया हुआ है। चेंज केस में सपोज़ कि मैं इंफॉर्मेशन टेकी लिखी हूँ और उसे कैपिटल लेटर में लिखना चाहती हूँ, तब मैं क्या करूँगी, अपर केस को चूज़ करूँगी। तो आप देख सकते हैं कि इंफॉर्मेशन टेकी अपर केस में लिखा गया। अगर लोअर केस को चूज़ करती हूँ तो लोअर केस में क्या होगा कि सारे फॉन्ट जो हैं वो स्मॉल में हो जाएंगे। उसके बाद सेंटेंस केस में आप देख रहे होंगे, सेंटेंस केस में नॉर्मली जो भी लिखे रहते हैं उसमें क्या होता है कि फर्स्ट लेटर जो रहता है वो कैपिटल हो जाता है और बाकी सब स्मॉल हो जाते हैं। उसके बाद कैपिटलाइज ईच वर्ड में क्या होता है, जो फर्स्ट लेटर रहता है वो कैपिटल होता है। उसके बाद टॉगल केस में ऐसा होता है कि जो पहला लेटर होता है वो स्मॉल रहता है, उसके बाद सारे लेटर जो हैं कैपिटल हो जाते हैं। अब सपोज़ कि आप कलर करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कलर भी कर सकते हैं और चूज़ करने, अगर रेड कलर यहाँ पे सेलेक्ट है, रेड कलर के अलावा अगर आपको कोई अदर कलर चूज़ करना है तो आप यहाँ से अदर कलर को चूज़ भी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे येलो कलर हो चुका है। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है, जो भी आपने अपने फॉन्ट में जिस भी प्रकार की फॉर्मेटिंग की होगी वो पहले जैसे हो जाएगी, क्लियर फॉर्मेट हो जाएगा। जो भी आपने फॉर्मेटिंग करी है वो क्लियर हो जाएगी, इसलिए इसे क्लियर फॉर्मेटिंग कहा जाता है। अब आगे मैं बढ़ती हूँ और नेक्स्ट स्लाइड में आपको समझाती हूँ। सपोज़ कि अब हम नेक्स्ट देखते हैं पैराग्राफ के बारे में। पैराग्राफ में हमारा बुलेट, नंबरिंग, अलाइनमेंट, इंडेंट और डायरेक्शन और अलाइन टेक्स्ट, ये सारी चीज़ें होती है। तो मैं एक एक चीज़ आपको बता देती हूँ। सपोज़ कि आपको अपने स्लाइड में बुलेट लेने हैं तो आप यहाँ से बुलेट को चूज़ कर सकते हैं और बुलेट की डिज़ाइन को भी चूज़ किया जा सकता है। और इस प्रकार से आप जो है बुलेट ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसमें नंबरिंग लेना चाहते हैं तो आप नंबरिंग भी ले सकते हैं। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे 4 प्रकार के अलाइनमेंट दिए हुए हैं। 4 प्रकार के अलाइनमेंट में आप अभी टेक्स्ट अलाइनमेंट को सेलेक्ट किए, इसलिए आपका जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है वो लेफ़्ट साइड लिखा है। अगर मैं सेंटर करती हूँ तो ये सेंटर हो जाएगा, जहाँ पे आपका कर्सर होगा वो सेंटर होगा। अब मैं चाहती हूँ कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे नेक्स्ट हम देखते हैं। अब आप इसे राइट साइड करना चाहते हैं तो राइट हो जाएगा, और अगर आप इसमें जस्टिफाई करते हैं तो अलाइनमेंट जो है वो जस्टिफाई हो जाएगा।
अब सपोज़ कि आप अपने स्लाइड में कॉलम देना चाहते हैं तो आप यहाँ से जाके कॉलम दे सकते हैं 1 2 3 कॉलम्स, और इसके अलावा मोर कॉलम में जाते हैं तो और भी बहुत सारे हैं। अपने हिसाब से नंबर ऑफ़ कॉलम दे सकते हैं और स्पेसिंग भी अपने हिसाब से दे सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सपोज़ कि इन दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप देना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लाइन स्पेसिंग में जाके स्पेस दे देंगे। अब मैं चाहती हूँ कि सपोज़ मैंने जो भी चीज़ लिखी है तो इसका डायरेक्शन जो है मैं इस प्रकार से चेंज कर सकती हूँ। अब आप देख रहे होंगे कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट दिया हुआ है। इसमें आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे स्मार्ट आर्ट दिए हुए हैं, जिसमें से मैं एक चूज़ करके बता देती हूँ। सपोज़ कि ये साइकिल वाला स्मार्ट आर्ट लेती हूँ और मैं इसमें कोई सा भी फार्मूला या फिर कुछ साइकिल की डिटेल देती हूँ, तो यहाँ पे आप इस प्रकार से इसमें एडिट कर सकते हैं। सपोज़ कि मैं अपनी स्लाइड कंप्लीट कर चुकी हूँ और अपनी स्लाइड को देखना चाहती हूँ कि किस प्रकार से हमारा जो भी बना है स्लाइड वो दिखे। स्लाइड शो में क्लिक करती हूँ तो आप देख सकते हैं मेरा जो स्लाइड है वो इस प्रकार से दिखाई देगा। अब सपोज़ मैं अपने डॉक्यूमेंट में कुछ शेप्स वगैरह लेना चाहती हूँ तो आप क्या करेंगे, होम टैब के अंदर में ड्राइंग वाले में आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे शेप्स दिए हुए हैं, जिसको मैं चूज़ करती हूँ और राइट क्लिक करती हूँ, एडिट टेक्स्ट करूँगी और उसमें कुछ भी मैं एडिट करती हूँ तो यहाँ पे एडिट हो सकती है सारी चीज़ें। ठीक है, सपोज़ मैं यहाँ पे शेप की आउटलाइन या फिर शेप का कलर अगर चेंज करती हूँ तो इस प्रकार से शेप का कलर जो है चेंज हो सकता है। और शेप में अगर इफ़ेक्ट देना चाहती हूँ तो शेप में आप इस प्रकार से कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं, कुछ भी इफ़ेक्ट डाल सकते हैं। तो ये तो हुए ड्राइंग वाले ग्रुप। अब मैं आगे जाती हूँ और आगे में एडिटिंग वाले ग्रुप में 3 चीज़ें दी हुई है, फाइंड, रिप्लेस और सेलेक्ट। उसकी मुझे कुछ अपने प्रेजेंटेशन में कुछ चीज़ खोजना है तो आप यहाँ से डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो फाइंड व्हाट यहाँ पे दिया हुआ है, तो फाइंड व्हाट में मैं लिख लेती हूँ XUFG। ठीक है, फाइंड नेक्स्ट करती हूँ तो जैसे ही मैं फाइंड नेक्स्ट करूँगी तो वो उस जगह पे सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं रिप्लेस करना चाहती हूँ, उस जगह को किसी और चीज़ों से रिप्लेस करना चाहती हूँ तो आप यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं। रिप्लेस विथ में लिखेंगे राम और उसे कर दूँगी मैं रिप्लेस। तो आप देख सकते हैं कि मैंने जो भी चीज़ लिखी वो रिप्लेस हो गई। सपोज़ मैं सेलेक्ट करना चाहती हूँ अपनी, मैंने जो भी चीज़ लिखी है अगर मैं उसे सेलेक्ट करना चाहती हूँ तो आप यहाँ से सेलेक्ट ऑल, ठीक है, ये सारे ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। इस प्रकार से आप होम टैब के अंदर में इन सारे ग्रुप को यूज़ कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि किस प्रकार से अपने डॉक्यूमेंट में ये सारी चीज़ें इंसर्ट करनी है। इंसर्ट करके आप किस प्रकार से अपने डॉक्यूमेंट को अच्छा बना सकते हैं, ये मैं अपनी नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।